नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक जीके की एमसीक्यू सीरीज, क्योंकि जीएस का एक ऐसा पार्ट होता है कि जो कि हर एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, यूपीएससी या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हो, तो सभी में क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम लेके आए हैं PYQ, जो कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम में आए हुए कुछ जीएस के प्रश्न होंगे, कुछ यूपी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए होंगे सभी के सभी के होंगे PYQ होंगे, जो अभी तक एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं और आते रहे हैं, जिनके चांस ज़्यादा हैं और कुछ क्वेश्चन हमने घटना चक्र से भी लिए हैं। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि यह है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 के सदस्य निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक। दूसरा है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। चौथा है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन से कथन क्या है, सही है। तो आपको कौन से कथन सही लगते हैं, एक बार आप देखकर बताइए अगर कमेंट करके। इसके बाद इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा 1 और 3। यानी पहला वाला क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉलेजियम एक 5 सदस्य निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये वाला एक सही हो जाएगा। और एक तीसरा वाला क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसको कहा जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। इसका आंसर क्या जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा तीसरा प्रश्न। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया है? तो किसे के आगे कौन से वाद में? ये हो जाएगा इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, ML सचदेव ब्राह्म भारतीय संघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, लाला लाजपत राय इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये उत्तराखंड PCS प्री का 2025 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? तो ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और PYQ प्रश्न काफ़ी आते हैं एग्जाम में, और ये हमको एक प्लस पॉइंट मिलता है एग्जाम में। PYQ करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, छठवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला क्या बताना है, स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, रोपड़ इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक रूप नाम क्या है? रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज की गई थी, BV लाल ने की थी, तथा 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी क्या करी थी? खुदाई करवाई थी। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? मतलब कौन सा प्रभावित नहीं रहा है, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, एक तो कृषक नहीं हुए थे, ठीक है, और तीसरा क्या, मुसलमान भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न हम देखते हैं। 8वां हमारा क्या प्रश्न है, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी?
तो किसने करी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, अवनींद्र नाथ ने। 9वां प्रश्न है, कांग्रेस की मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्प के अनुसार क्या है? तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो किस में हो गई थी? ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। तो सूरत अधिवेशन का हुआ था 1907 में हुआ था। अब हमारा 12वां प्रश्न है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में जो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कराची में हुआ था। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो किसे भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। इसका आंसर क्या जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये किस में रखा गया है? रखा गया अनुच्छेद 171 में रखा गया है। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो किस सदन को समाप्त किया जा सकता है पूछ रहा है। तो किसको किया जा सकता है? विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। इसका आंसर क्या जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो इसका सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो विधान परिषद के बारे में क्या बताने में कौन से कथन सही हैं? एक, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये क्या बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ये भी क्या सही हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन क्या सही है? दोनों 1 और 2, यानी ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो राज्य में कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो ये कितने माह तक पड़ा रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 माह से अधिक तक नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 21वां प्रश्न, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो पहला है कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? पहला वाला ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सही, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है हमारा, ये है 22वां प्रश्न की ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी। तो किसने करी थी? ये की थी अंबिका चरण
मजूमदार ने करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास 23वां प्रश्न है। 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ये सारे प्रश्न अभी वाले जो अब आ रहे हैं तो ये सारे उत्तराखंड वाले प्रश्न हैं। अभी 23 से स्टार्ट है, 22 वाले जो प्रश्न था वो भी उत्तराखंड का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या था इसका उद्देश्य? इसका आंसर आएगा बी यानी सर्वोदय, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1886 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला का? इसका विलय कब हुआ था? 1886 में हुआ था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, यह कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये कब अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 1993 में। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न PYQ जो यूपी और उत्तराखंड में काफ़ी पूछे गए हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ऐसे ही ये सीरीज हमारी चलती रहेगी GS की। इसके साथ साथ हम कुछ प्रश्न हम करंट अफेयर की भी लेके आएंगे आप। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।